अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नसीम, जब भी कराची आना होता है तो कोशिश होती है कि कराची के हालात पर, कराची के सियासी हालात पर, कराची के जो मजमूई हालात हैं उन पर, कराची के की सियासत पर, कराची के तरक्याती प्रोग्राम्स पर, सिंध की हुकूमत पर, सिंध के हालात पर, मतलब ज़ाहिर सिंध और कराची एक ही, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपेंड इस तरह से कर रही हूँ। और फिर तब्दीली की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तब्दीली क्या आई है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है कि वफाक का कितना रोल है। हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मीटिंग भी की जो कि PTI के यहाँ के अहम शख्सियात हैं, अहम सियासी शख्सियात हैं, मतलब उनकी अपनी पार्टी के, और आगे आने वाले वक्त में अपने रोल बढ़ाने पर की ज़रूरत पर जोर भी दिया। उससे क्या तब्दीली आएगी, इस तरह यहाँ पर हालात क्या हैं। डिवाइडेड इसलिए है, यहाँ की बात की जाती है कि कराची में PTI को अच्छी खासी पजीराई मिली, इलेक्शन में 14 सीट्स उनको मिली नेशनल असम्बली की अंदरूनी सिंध के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। लेकिन एक बात जो कि बड़े अफसोस के साथ मैंने अब हुआ भी और बात भी इस पर हुई, कराची कोविड-19 की चौथी लहर जिसका खदशा तकरीबन 1 माह कबल असद उमर साहब ने जिसके खदशात का इजहार किया था, कराची में इस वक्त जो डेल्टा वेरिएंट है, जो इंडियन वेरिएंट है, उनके केसेस सबसे ज़्यादा कराची में सामने आए। कराची में इस वक्त जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 25% पॉजिटिविटी रेट को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे शाज़ और नादिर ही यहाँ पर कोई भी मास्क में मिला। यानी यहाँ पर SOPs को फॉलो करना तो दूर की बात है, उसकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। उसकी वजूहात क्या हैं कि आवाम को एजुकेट नहीं किया जा रहा या आवाम ने एजुकेट होना छोड़ दिया है। कराची के आवाम ऐसे तो ना थे। हम ज़रा बात करते हैं खुल के आज के प्रोग्राम में। नज़ीर लगारी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, अपना प्रोग्राम भी करते हैं जी। माजरत, कराची स्टूडियो, नसीर लगारी साहब, मैं शायद इस्लामाबाद बोल गई हो जाता है, एक ही जगह है, कोई एक ही जगह है, मगर फिर भी तस्वीर अच्छी ज़रूरी है, प्रोड्यूसर ने कराई है। अच्छा, मुजाहिद बरेली साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुजाहिद बरेली साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, कुछ ही देर में उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इस पर भी बात करते हैं। पहले तो नज़ीर लगारी साहब, मैं बात तो हमें बहुत सारी चीज़ों की करनी है कि क्या सियासी तौर पर सिंध के हालात हैं, क्या सियासी तौर पर आने वाले वक्त में सिंध के हालात होंगे। लेकिन कराची के अवाम कोविड SOPs को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? अगर हम ये बात कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट इतना ज़्यादा यहाँ पर है और कोविड-19 के केसेस 25% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, तो क्यों ये क्या SOPs फॉलो नहीं हो रहे, हुकूमत की तरफ से नहीं करा जा रहा है, अवाम में खुद ही शऊर की कमी हो गई है? मैं अभी तक उस शर्मिंदगी से निकल नहीं पा रहा हूँ जब आपने मुझे कहा कि आपने तो वो नहीं लिया हुआ है, आपने तो SOPs की खिलाफवर्जी की हुई है, मास्क नहीं पहना हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी से घर से निकला। मेरा ये ख्याल था कि मैंने स्टूडियो पहुंचना है आपके और मुझे यहाँ आकर प्रोग्राम करना है, तो बस वो मैं रह गया। और मैं आपके सामने भी और आपके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने भी इस माजरत का इजहार करता हूँ। बिलअमूम मैं ऐसा नहीं करता हूँ और मैं पूरे तौर पर ये ख्याल करता हूँ कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। और जब यहाँ से निकल रहा हूँगा तो आपसे एक लेकर मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैं आपको जरूर दूंगी। चलें, अब जरा अवामी रुझान पर आए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर लोगों को किसी भी मामले में ओनरशिप नहीं दी गई और सेंस ऑफ ओनरशिप को डेवलप नहीं किया गया। ये बिलअमूम ऐसा हुआ है कि लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि ये शहर हमारा है, ये मोहल्ला हमारा है, ये घर हमारा है, ये सड़क हमारी है, ये गली हमारी है और लोग हमारे हैं, ये लोग हमारे हैं। किसी ने भी ये सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं पनपने दिया कि लोगों को ये ख्याल हो, ये खुशी हो, ये मुसरत हो। घर छोटा सही मगर है हमारा, घर गली ठीक ना सही, हम इसको ठीक कर लेंगे लेकिन हमारी है, ये रोड हमारी है। इस सेंस ऑफ ओनरशिप से लोग हमेशा महरूम रहे हैं। और एक अथॉरिटेरियन, एक तो मार्शल लॉ दौर होता है उसमें अथॉरिटी ही अथॉरिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिविलियन दौर में भी जिन लोगों के पास पावर होती है उसको अथॉरिटेरियन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि लोगों के मसाइल का क्या हल होगा, लोग किस तरह से बड़े मुश्किल हालात में कैसे जो है वो उससे जान छुड़ाएंगे।
کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے. بارش ہو رہی ہے, جھگیاں ٹپک رہی ہیں, کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے لوگ کیسے رہ رہے ہیں, ندیاں بہہ رہی ہیں, لوگ کیسے رہ رہے ہیں. یہ جو شہر ہے کسی بھی سطح پر, یعنی صوبائی سطح پر یہ نہیں ہے, یا وفاقی سطح پر لیتے ہیں, وفاق کو سب سے بڑا ریونیو یہ شہر دیتا ہے, صوبے کو سب سے بڑا ریونیو یہ شہر دیتا ہے, اور اس شہر کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ اس ریونیو میں تھوڑا سا کٹ لگایا جائے تو شہر کی گلیاں شیشے کی طرح چمکنے لگتے ہیں, اور نہیں ایسا ہوتا ہے. مجھے یہ بات یاد آ گئی, میں ذرا بریگیڈیئر حارث نواز کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ دوں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. آپ بھی کراچی کے معمول کے مطابق ٹریفک میں پھنس گئے تھے, بہت بری طرح. اپنے جانور بھی خود لے کر آئے, مجھے اطلاعات ملی ہیں آپ کی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا, میں بات ہی کری تھی بریگیڈیئر حارث نواز, ایک تو اونرشپ, کراچی کے مسائل, سندھ کے مسائل. مجھے تو جب بھی آتی ہوں تو مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, خواہش بڑی ہوتی ہے کہ کوئی تبدیلی نظر آئے. پچھلے دنوں ابھی جب یہ مانسون سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک میں نے ٹویٹ کی, بڑی سمپل سی تھی, کہ وہ کسی نے نا اپنے سلیپرز کے ساتھ وہ جو سٹولز ہوتے ہیں پلاسٹک کے ان کو جوڑا ہوا تھا, تو میں نے وہ عذرائے مذاق کر دی ایک صرف اس کے طور پہ کہ جی کراچی والے تیاری کر لیں, عن قریب ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس کو بڑا دل پہ لے لیا, اور پھر میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب نے لائیو ذکر بھی کیا کہ جب آپ کراچی کے لیے ٹویٹ کرتی ہیں تو آپ ضرور ٹویٹ کرتی ہیں کراچی کے حالات پر, لیکن آپ ایبٹ آباد کے لیے وہاں کے لیے نہیں کرتی. مجھے اس بات سے یاد آئی, میں نے اس وقت ان کو نہیں جواب دیا, مناسب نہیں تھا, ٹائم بھی ہمارے پاس کم تھا. لغاری صاحب نے کہا کہ کراچی کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کراچی اٹسیلف اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے جس سے ملک چلتا ہے, اور اتنا ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر خود, جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر کنواں خود پیاسا رہ جائے تو پھر وہاں کی شکایت تو بنتی ہے, اگر دیگر بھی پیاسے ہو تو الگ بات ہے. تو یہاں کے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. ایک تو سیکنڈ یہ کہ یہ زیادہ اونرشپ کی بات ہے, وہ جو ابھی لغاری صاحب بھی فرما رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, سب کی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, اور کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا کریڈٹ لے سکے. اوکے, گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, اگر آج پی ٹی آئی یہاں کام کرتی ہے تو کریڈٹ ول گو ٹو پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی یہ ریلائز نہیں کرتی کہ 14 ایم این ایس کی سیٹس ان کی ہیں, دیٹ مینس کہ میجورٹی آف سر وفاق کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں تو بڑی بڑی تختیاں ہوتی ہیں نا کہ یہ پروجیکٹ وفاق کا یہ ہے. سوچ ختم کرنی, اور پھر پیپلز پارٹی کے جی وہ ایم کیو ایم کو کیا ہم ڈاؤن کریں گے. تو یہ ایک جب تک پولیٹیکل ریکنسیلیشن نہیں ہوگی, آپ یہاں سارے آ کے بیٹھیں, پرائم منسٹر پاکستان شوڈ کم اینڈ ہولڈ اے کانفرنس ہیئر. یو سی دا کراچی کے لوگوں نے لاسٹ ٹائم وی آل ریمبر واٹ ہیپنڈ ٹو دیم, اور ابھی بھی کچھ نہیں کیا گیا. اگر ہیوی رین ہو جاتی ہیں, ایک دو دن بارش ہوئی ہے نا, آپ دیکھیں کیا حال تھا. تو اس لیے کیا حال یہ تھا کہ سب اسی طرح گاڑیاں ڈوب رہی تھیں, موٹر سائیکل گرے کرنٹ سے, اس طرح کے سے کے 3-4 بچے مر گئے. مجھے یاد ہے کہ وہ جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اور وہ جو نوجوان جو اس طرح سے کرنٹ سے مرا ہے, جس کی لاش پانی میں تیر رہی تھی, 10 منٹ بعد اس کے گھر پہ بیٹے کی ولادت ہوئی, اس کے 10 منٹ بعد اس کے گھر پہ, اور وہ ہاسپٹل جا رہا تھا. تو یہ لوگوں میں کیا فیلنگ ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ انتہا سے زیادہ بے حس ہو گئے, بے حسی ہے. اور گورنمنٹ کی دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, پچھلے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور کراچی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے. کراچی از اے ہارٹ آف پاکستان. اگر آپ دیکھیں تو پوری پاکستان کے لوگ یہاں آ کے بسے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ ذرا مجاہد بریلی صاحب سے بھی بات کر لوں. السلام علیکم مجاہد بریلی صاحب. جی وعلیکم السلام نادیہ. مجاہد بریلی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی نادیہ. اوکے بریلوی صاحب, بات یہاں پر ہمیں یہ کرنی ہے بیسیکلی کہ یہاں ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ سندھ کے ترقیاتی کام, کراچی کے ترقیاتی کام, کراچی کے حالات نہیں بدلتے, سندھ کے حالات نہیں بدلتے. میں بار بار وہ کر رہی ہوں, اس پہ بھی فتوے پتہ نہیں کون سے جاری ہو جائیں گے. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک پولیٹیکل ویکیوم لگ رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں, جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے سندھ کی اپنی جو لوکل لیڈرشپ ہے کراچی کی اسپیشلی, اس کو بلوایا, اس سے بات کی ہے, اور اگلے ہفتے سے سندھ کے شاید دورے بھی کریں گے وزیر اعظم. ان کو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کراچی نہیں آتے. اسد عمر صاحب خود کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کو آنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ کراچی جس نے 2018 میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, آج وہاں پر ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے؟ دیکھیں نادیہ, ایک تو خیر یہ بہرحال بدقسمتی رہتی ہے کہ اگر پرائم منسٹر کیا اگر وزراء بھی اس شہر کے نہ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے جو فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں وہ ان کے شاذ و نادری اول تو خیر 18 ترین کے بعد کم رہ گئے پروونشل ایشوز, لیکن وہ اگر خسرو صاحب ہیں, مخدوم خسرو, تو سیدھے رحیم یار خان جائیں گے جمعے کے دن.
शफकत महमूद हो तो लाहौर जाएंगे, इसी तरह असद उमर अली रजी आएंगे, वो 2 दिन यहाँ गुजारेंगे। इसी तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, चाहे नवाज शरीफ हो पहले या और भी हो दानी साहब, तो वो सिर्फ एक शब यहाँ नहीं गुजारते। इसलिए मैं अमूमन कहता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब तक कराची आकर 2 दिन, और उसमें दिन भी शामिल है और शब भी शामिल है, यहाँ नहीं रहेंगे और उस मखसूस दायरे से नहीं निकलेंगे। जो ये होता है ये है कि आपको भी पता है, 12 बजे आमद, 1 से 2 गवर्नर से, 2 से 3 कोर कमांडर से, 3 से 4 वज़ीर आला से और अपने हामियों से, 5 से 6 अपने ताजरों और सनतकारों से। वक्त मिला तो आधे घंटे सहाफत और 7 बजे रवाना हो गए। ये मामूलात मैं बरसों से जो कराची के बाहर के प्राइम मिनिस्टरों को देखता आया हूँ, और इसीलिए अगर वो जाते हैं कि इफ्तिताह करने, तो आपको इल्म है किस तरह प्रोटोकॉल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर उसी और हिस्टोरिकल से कराची ने उन्हें 14 MNA दिए और इसी तरह MP इतने बड़ी तादाद में दिए। खुद उनकी कारकर्दगी क्या है इन MNAs की जो ये इलाकों में रहे हैं, इनके पास माशाल्लाह फंड हैं, जाती तौर पर हुकूक हैं, दवाएं इनको हमारे चाहे 2 सदी वाले शेख हों या बस सिंध असम्बली में उनको जो है जनाब अगर इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ नारे लगे तो कराची में उनको जरूर लगाने हैं। पंजाब में हुआ है तो हमें करना है। तो अपोजिशन का और हुकूमती अरकान का जो असम्बलियों में पार्लियामेंट में रोल रहा है, वो एक दूसरे से दस्तोगरेबा होना, मोहल्लात तकाना। इशू से आप मुझे बताइए किसकी गुफ्तगू होती है, जैसे आप जिक्र कर रही थी, खासतौर पर ये जो कराची जो हाल उसका हो गया है, हल्की सी बारिश हो जो है गटर बनने लगते हैं, बिजली चली जाती है जी। अच्छा, में प्राइम मिनिस्टर को पूरी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बरेली साहब। उसके बाद ये कहा जाता है कि कराची में अगर होता है तो क्या हुआ, और शहरों पे भी होता है, फिर वो मुकाबला एबटाबाद से या जगहों से कहीं नहीं होना चाहिए। जहां भी होता है वहां की हुकूमतों की नाअहली होती है, बट स्टिल वी कैन नॉट मेक द कंपैरिजन बिटवीन द कराची एंड एबटाबाद इन टर्म्स ऑफ द वे रेवेन्यू जनरेट्स। नज़ीर लगारी साहब, तरक्याती पैकेज की बात होती है कि किस्मत या कराची की किस्मत कैसे बदलेगी। पिछले साल की जब बारिशें हुई थी, जब तबाही आ गई थी, लोगों के घरों के अंदर पानी हफ्तों जमा हो गया था, पता नहीं उस वक्त तो क्या हाल हुआ था, तो उसके बाद 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ वफाक की जानिब से। फिर जिस दिन अनाउंस हुआ उसी शाम से वो झगड़े में पड़ गया कि जी इतना वफाक का होगा, इतना सिंध का होगा, इतना इसका होगा। उसका क्या स्टेटस है, उस पर कुछ काम हो रहा है, चाहे वो सिंध हो चाहे वो वफाक हो? अच्छा, उन्हीं दिनों हमने खबरें सुनी थी, उसके बाद हमें कोई खबरें नहीं मिली हैं, हमें बताया नहीं गया है कि उसकी क्या बाइफर्केशन हुई और किस तरह से वफाक का हिस्सा होगा, क्या वफाक सूबे का हिस्सा हो गया, शहर की तरफ से क्या होगा। हमने कई बार डेटें सुनी हैं। एक हम सुना करते थे पेशावर की जो वो बन रही थी, मेट्रो चलनी थी, BRT बननी थी, और BRT की हर दफ़ा तारीख दी जाती थी, इसकी भी हर साल तारीख दी जाती है। हमारे यहाँ जो ग्रीन बस का एक चैनल बन रहा है, नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था 2014 में, उन्होंने हमें बताया था। 2013 में आए थे और 2013 में ही एक मीटिंग में उन्होंने इसका इंकशाफ किया था कि हम जो है वो ला रहे हैं एक ग्रीन बस, और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये कराची के शहरों के लिए तोहफा होगा। वो तोहफा जो है वो अज़ाब जान बना रहा 4-5 साल तक के, वहाँ से आदमी गुजर नहीं सकते थे। लोगों का एक बड़ा ट्रैफिक जो सुरजानी टाउन से चलता है, न्यू कराची आता है, नाज़माबाद आता है, नाज़माबाद आता है, गोलीमार आता है, लसवेला आता है, पटेलपड़ा आता है, गुरु मंदिर आता है, और उसके बाद जो है नुमाइश पहुँचता है और बंदर रोड से होता हुआ, MA जिनार रोड से होता हुआ सीधा टावर पहुँचता है। इस पूरे के पूरे चैनल पर, उस पूरे के पूरे रोड के ऊपर एक तबाही थी, एक मैस था। रोड बनने की तरफ मामला गया, चलो भी एक अलूली लंगड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब वो उसके अंदर बाज़ ऐसी रुकावटें आ गई हैं कि जिन रुकावटों के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं जा सकता है। यानी 7 नंबर पर नाज़माबाद पर शायद आपने देखा हो, शायद हारिस नवाज साहब ने देखा हो, बरेली साहब ने तो यकीनन देखा होगा, 2 पुल बनाए गए थे और नीचे से रेल को गुजरना होता था। वो रेल गुजरती थी, हमारे दौर में भी, हमने भी उस रेल में सफ़र किया। कराची सर्कुलर उनको मस्मार कर दिया गया और बराबर कर दिया गया। उसके बाद एक अपना लियाकताबाद में था, करीमाबाद में, वो मौजूद है लेकिन रेलवे लाइन गए। फिर आगे जाएं आप लियाकताबाद स्टेशन, फिर गिलानी स्टेशन, फिर आगे जाते हुए यूनिवर्सिटी स्टेशन, बहुत से स्टेशन वो सब मिलिया मेट हो गए, वहाँ नामो निशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कर चुकी है कि जनाब ये जो है इसको बनाया जाए, वो नहीं बन पा रहा है। एक सहूलत जो आज से तकरीबन 55 साल पहले, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और गुज़श्ता 30 साल पहले
चनाब एक्सप्रेस और दूसरी गाड़ियां भी आकर रुका करती थी औरंगी स्टेशन के ऊपर, तो अब वो रुका हुआ है पिछले 20-25 साल से। हमारे अपने ही दोस्तों के जो शहर के करम फरमा थे MQM की हुकूमत के दौरान में ही, जब यहाँ पर सूबाई हुकूमत में भी थे और अपनी शहर तो उन्हीं के पास था, तो उस दौरान में कब्जे भी हुए, रोडें भी जो है वो टूटी, रुकावटें भी हुई, पटड़ियाँ उखाड़ दी गई। उन्होंने नहीं उखाड़ी, लेकिन उखाड़ दी गई, सारा कुछ होता रहा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहाल नहीं कर सके जो आज से 55-60 साल पहले बन चुका था। ठीक है, नया बनाना तो एक तरफ रहा ना, नया बनाना अभी तक नहीं बना पाए हैं। और इनने डेट दी थी कि फलां तारीख को, जुलाई को और जून की दोनों तारीखें दी थी, वफाक की तरफ से दी गई थी, उसका कोई आसरा नहीं है, कोई इम्कान नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप इसमें अपना इनपुट दीजिएगा ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल वैक्यूम की बात की जाती है कि कराची में फिर से डेवलप हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में अगर कराची से PTI को वोट मिला तो शायद MQM से लोग नाराज थे। जो MQM का वोटर था वो MQM से टूट के और PTI की तरफ मूव हो गया। वो पीपल्स पार्टी में नहीं गया, वो PTI की तरफ चला गया। लेकिन उसके बावजूद अंदरूनी सिंध के हवाले से भी यही बात की जाती है। ये तो रूरल और अर्बन की जो डिवाइड की मैं बात करी हूँ, रूरल एरियाज में ये बात की जाती है कि जी PTI ने वहाँ पर उस तरह से पेनिट्रेट नहीं किया या वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया। अब सुना है कि 2023 के इंतखाबात के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। आप मुझे बताएगा कि सिंध में कितना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है और अब आने वाले दिनों में PTI की स्पेस कहाँ कैसे बनती है? देखिए नादिया, PTI ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। अगर आप देखेंगे जब फेडरल में गवर्नमेंट इनकी बन गई थी और 14 सीटें इनको यहाँ से मिली थी, तो इनको उसको कैश नहीं कर सके। दे डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन रूरल सिंध में, इंटीरियर सिंध में कुछ नहीं किया। आपने अपना सिंध का जो प्रेसिडेंट है वो भी प्रॉपर सिंधी नहीं ला सके। सिंधी स्पीकिंग, सिंधी बिग फैमिली। देखिए सिंध में कल्चर है, और लगारी साहब मुझे बेयर मी आउट कि इंटीरियर सिंध की अगर बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली होती सिंध की और वो प्रेसिडेंट होता सिंध में इनका PTI का, तो ही वुड हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। उनकी वहाँ अप्रोच होती है, हर सिंधी बडेरों के घरों में जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, रिस्पेक्ट होती है। और डिवीजन पे अगर रेज करते तो अब इस वक्त अब जो कर रहे हैं, अगर ये उसी वक्त इमीडिएटली करते तो बाय नाउ ये इंटीरियर सिंध में पेनिट्रेट भी कर गए होते और एक प्रॉपर PTI नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गई होती। आपकी इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी जो वो बन गई हैं रीजनल पार्टीज। पीपल्स पार्टी यूज्ड टू बी नेशनल पार्टी। वी ऑल नो कि लाहौर का जाला जो था वो कराची के पीपल पार्टी के लोगों के का मुकाबला ही नहीं करते। दे वर फॉर अहेड, नजरियाती बिल्कुल। आई एम फ्रॉम लाहौर, मुझे पता है। अभी भी जो आज पंजाब के जुड़े हुए पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो बड़े नजरियाती और बड़े नहीं छोड़ते। अब पीपल पार्टी सिर्फ सिंध में रह गई। PMLN को आप देखें तो PML जो है वो सिर्फ पंजाब में रह गई। PTI भी फिर दोबारा मर्ज हुई है, जो थोड़ी सी आप देखें तो आप बलूचिस्तान में भी है, फिर KPK में है, लाहौर में है। तो वी कैन काउंट कि जी एक अभी नेशनल पार्टी है। ये सबसे बड़ा ख़तरा है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को। जब रीजनल पार्टीज होंगी तो वो क्या सोचेंगी, अपने सूबों को सोचेंगी, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस थिंग। तो ये हो रही, ये आप इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि अभी PTI ने, पीपल्स पार्टी ने क्यों PMLN का साथ नहीं दिया PDM में मूवमेंट में, इसलिए कि दे वांटेड टू ईयर ताकि वो पंजाब में इस्टेब्लिश करें अपने आप को। ब्रावलूटो में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ जाके स्ट्रॉन्ग करें, 2 साल में कुछ ना कुछ पेनिट्रेट करें, 15-20 सीटें खींचें। प्लस सिंध में इनका जोर है, इवन टू एन एक्सटेंट PTI का, ये पीपल्स पार्टी का जो है KPK में और बलूचिस्तान में भी असर है। सो दे कैन गेन समथिंग एंड मे बी कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर उनका हो सकता है या PMLN के साथ या PTI के साथ। सो ये PMLN जो सिर्फ पंजाब में रह गई अभी फ़िलहाल। तो ये चीज़ें हमें देखने की, हमने क्या करना है। इस पॉलिटिकल वैक्यूम को कंट्रोल करने के लिए PTI ने कैश नहीं किया और PTI ने बहुत बड़ी गलती। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए ऐसा ही हुआ है, बल्कि जो PTI के प्रेसिडेंट थे सिंध के, वो PPP में जाकर शामिल हो गए थे, नादिर रकमल लगारी साहब। अच्छा, इनके पास था कि बड़े लोग, अलवी साहब थे प्रेसिडेंट, हाँ, स्पीकिंग, वो उर्दू स्पीकिंग से वो मुल्क के प्रेसिडेंट हो गए। इसके बाद अभी उनके प्रेसिडेंट जो हैं, कल बलूचिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार यार मोहम्मद रैन विलियमसन, वो जाकर शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में। जो वो प्रेसिडेंट हैं, MPA भी हैं पीपल्स पार्टी के। वैसे बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं थी, अब वो MPA भी हैं, उनकी पार्टी भी है, उनके मेंबर भी हैं और उनके PTI के लोग भी हैं। वो बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान से हैं। वो आका जरदारी साहब से मिले हैं। उनकी पार्टी उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाई है और उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाई है।
اور وہ گورنر کے لیے چاہتے تھے کہ گورنر ہمارا اپنا ہو صوبے کے اندر، تو وہ پرائم منسٹر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا ان کا انٹینشن نہیں تھا، اور وہ بہرحال کہیں اور سے وہ لے آئے اپنا بلوچستان عوامی پارٹی سے، باپ پارٹی سے جو لے کر آئے ہیں، اور جو ان کو امیدوار بھی انہوں نے بنایا تھا، اور پھر ہار بھی گئے تھے سینٹ کے الیکشن میں، تو ان کو انہوں نے بنایا گورنر۔ تو اب سردار یار محمد رند کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ پی ٹی آئی کو سے علیحدگی اختیار کریں اور جا کر زرداری صاحب سے ملیں۔ تو یہ بیس جو ہے زرداری صاحب کی جو اسٹرانگ ہوئی، اس لیے کہ بلوچستان سے مسلم لیگ نون کے صدر اور پی ٹی آئی کے صدر دونوں یعنی 2-3 مہینے کے اندر اندر وہ شامل ہوئے ہیں۔ ایک پہلی دفعہ میں نے ایک لیفٹیننٹ جنرل کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جی اے بھٹو کا نعرہ لکھا ہوا دیکھا، مطلب ایک فل ہمارے کور کمانڈر بھی رہے، ڈی جی رینجر بھی رہے، انہوں نے جو ہے ایک جی اے بھٹو کا سلوگن انہوں نے لگایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ تو اس کا مطلب بلوچستان کے اندر تو صورتحال آلموسٹ ایک دوسری صورت اختیار کر چکی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سندھ میں بھی ان کو اسپیس نہیں مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے، اسپیس لے ہی نہیں رہے ہیں۔ اور ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسری بات ان کے لیے تھا نا، گرین بس کا پروجیکٹ مکمل کرتے، کراچی کے شہریوں کو کہتے یار ہم نے یہ مسئلہ حل کر دیا، دیگر مسائل بھی ہم حل کرنے جا رہے ہیں، اس پر ذرا سا بھی۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ ذرا سوری سر معذرت کے ساتھ مجاہد بریلوی صاحب سے بھی اسی حوالے سے ذرا بات کروں گی۔ مجاہد بریلوی صاحب، بات یہاں پر ہو رہی ہے جس طرح سے حارث صاحب بھی فرما رہے ہیں اور جس طرح سے لغاری صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی نے مس کر دی ہے ٹرین سندھ کی کراچی کی آپ کی نظر میں؟ اب لغاری صاحب تو ہمارے آپ کو پتہ ہے اس کے بڑے کھلاڑیوں میں سے ہیں، جو وہ کچھ تاریخ بیان کر رہے تھے، ذرا کمی عبور ہے اس بات پر، یہ کتنا رشتے تاریخ یہ وہ سب انہیں یاد رہتے ہیں، اور بعض حافظہ جو ہے زیادہ تازہ نہ رہے یہ بھی فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اب جو آپ کا سوال تھا کہ سرحد پہ بتائیں نا نادیہ۔ میں یہ کہ چلیں میں سندھ سے بھی نکل کر اور آگے جاتی ہوں۔ ابھی آج اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے لوگوں کو، چاہے وہ سندھ سے ہوں چاہے مختلف ہوں، 2023 کے انتخابات کی تیاری کے لیے کہہ دیا ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی چلائیں اور عوامی رابطے بھی بحال کریں۔ تو 2023 تک میں سندھ کے تناظر میں بھی ذرا ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر تاثر یہ ہے کہ سندھ کو اس طرح سے کیش نہیں کرایا جا سکتا تھا جس طرح۔ میں ذرا احتیاط برتوں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ میں کس ٹی وی اور کس سے بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 2023 کی کیا تیاری کریں گے، 2000 جو پچھلے الیکشن ہوئے، جب مماجی کے الیکشن ہوئے، اس میں تو جھولی میں آ گئے تمام ایم این اے ان کے، کہاں سے آ گئے ہمیں خود نہیں پتا۔ میرے خیال بات چاہتے تو سو کے چلے گئے تھے، بعد میں بتا وہ تو ایم این اے ہو گئے، جو 14 ایم این اے ہوئے۔ نبی لغاری صاحب مجھے 14 ایم این اے میں سے کوئی 6 کے نام بتا دیں 8 کے، میرے خیال 5-4 کے مجھے ضرور یاد ہوں گے، لیکن اگر چلے آپ ایم این اے بن بھی گئے 5 سال پہلے کے پوچھ لیں، میں آپ کو ابھی سب کے نام گنا دیتا ہوں۔ اچھا 14 ایم این اے کے نہیں آج کے نہیں، 50 سال پہلے جو منتخب ہوئے تھے میں آپ کو سارے نام گنوا دیتا ہوں، ایک ہلکا بھائی موجود پی ٹی آئی کے 14 ایم این اے کی کہہ رہا تھا میں، تو مجھے تو نام یاد نہیں، میں کہ کہیں نظر آئے بولتے ہوئے کام کرتے ہوئے تبھی نظر آئیں گے نا مجھے، تھوڑی تو سے 1 2 3 4 کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو 23 کی تیاری کیا کر رہے ہیں، پہلے تو لوگ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو پچھلے 4 سال رہے آپ نے کیا کیا اپنے عرصے میں، جو بڑے یعنی عزیز آباد اور ان علاقوں تک سے جیت گئے تھے۔ تو سوری جو سے میں نے پہلے بھی آپ کو نادیہ کہا تھا کہ کراچی نے اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، ایم این اے 14 ایم این اے الیکٹ کرائے، ایم پی الیکٹ کرائے، لیکن اس میں انہوں نے دیا کیا، خود ان کے وزراء یہاں کتنا ٹائم دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تواتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بیشتر ایشوز پروونشل آتے ہیں، لیکن ان 14 ایم این اے کو آپ نے کام کرتے ہوئے تصویروں میں اسکرینوں میں دیکھا ضرور ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں، میرا کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سوائے اس کے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جی وہ اس سے متصل مہادارہ جاری۔ سر ترقیاتی پیکج پہ آپ کی رائے مختصر سی جاننے چاہوں گی۔ جو ترقیاتی پیکج ایک اناؤنس ہوتا ہے 1100 ارب کا، بعد میں اس پہ بہت ساری چیزیں چلتی رہی، وہ سندھ و وفاق کا ایک جھگڑا بھی بن گیا، ابھی کیا حالات ہے؟ نادیہ 3 بڑے پروجیکٹ مجھے یاد ہیں۔ گرین لائن 2016 میں کمپلیٹ ہونا تھا، 21 ارب کا تھا پر 50 ارب پہ چلا گیا ہے۔ کہتے تھے جی ابھی آج ہوا ہے K4 ایک ہے، 3 بڑے منصوبے تو یہ مجھے، اور دوسری وفاق ہے، یہ وفاق کراچی جو ہے سندھ کا صرف دارالحکومت نہیں ہے، کراچی کہتے ہیں پاکستان ہے، یہاں پشاور سے زیادہ پٹھان رہتے ہیں، یہاں سندھ سے زیادہ سندھی رہتے ہیں، بلوچوں سے زیادہ بلوچی رہتے ہیں،
पंजाबी माशाल्लाह बहुत तादाद में रहते हैं। तो कराची वफाक है नादिया दीदी, मिनी पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है ना, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, इसलिए ये बताएं ना हमें इन्होंने क्या करा इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अगर इस पर कोई राय देनी होगी ब्रिगेडियर साहब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अभी कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पे भी जिस तरह से अपोजिशन का बस है और जिस तरह से इल्ज़ामात की सियासत, अब तो वो ट्विटर पे और कहीं आगे चली गई है। मरीम नवाज़ के उस कमेंट के बाद जमामा ने भी उस पर जंप इन किया और फिर मरीम नवाज़ ने उनको भी रिप्लाई किया। तो मेरा ख्याल है कश्मीर के इलेक्शन को इतना नेस्टी इलेक्शन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज ये बात हो रही थी कि जी अपोजिशन को साथ मिल बैठ के आगे चलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक जो पार्लियामेंट में हो रहा था यही बात हो रही है कि वो एक्टिव नहीं है, वहाँ पे उस तरह से लेजिस्लेशन नहीं हो रही, वहाँ पे उस तरह से बिल की या कानून साजी नहीं हो रही जिस तरह से वो होनी चाहिए थी। कोई सूरत नजर आती है जो कैंपेन कश्मीर में चल रही है उसके बाद अपोजिशन और हुकूमत साथ मिलकर बैठेंगे? देखिए नादिया, एक तो आज भी इंडियन मिनिस्टर ने कहा हाइब्रिड वॉर, पाकिस्तान इज एन अटैक। एग्जैक्टली जो एनिमी चाहता है वी आर डूइंग इट। उसको डिफीट करने के लिए हाइब्रिड वॉर को यू नीड टू फाइट एज अ नेशन। ठीक है, सब खड़े हों, नैरेटिव हो, क्लियर हो कि पाकिस्तान में हमने पेनिट्रेट नहीं करने देना डिसइंफॉर्मेशन को, सो आपके सामने जितने इनसे दासू का ले लें, एम्बेसडर की बेटी का ले लें, लाहौर ब्लास्ट लें, FATF का लें, जयशंकर की स्टेटमेंट लेके जो हमने ही पाकिस्तान को उसमें फंसा करेगा, सब चीज़ देखें ना। इस कश्मीर, कितने अफसोस की बात है कश्मीर में जाके सवाए पर्सनल अटैक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, दूसरी तरफ इनके PTA के बड़े जो आप आर्मी को अटैक, उसके बाद चोर, चीनी चोर, कश्मीर चोर, सोच व्हाट इज़ द लैंग्वेज वी आर यूजिंग एंड व्हाट वी वांटेड। क्या कश्मीर में जाके किसी ने कश्मीर के डेवलपमेंट की बात की? क्या किसी ने जाके कहा कश्मीर में हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे? मुझे तो कश्मीर पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, किसी ने कश्मीर पॉलिसी का अनाउंस नहीं किया वहाँ जाके। सेकंड, आपने मकबूजा कश्मीर की किसी ने बात की? क्या ये मरियम नवाज ने कभी जिक्र किया कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या 370 ख़त्म होना चाहिए? हम ये मोदी के मजालिम पे भी बात नहीं हुई, किस कोई चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये इंतहा आप ये देखें, एंड सेम गोज फॉर हमारी पार्टी का भी, वो भी उनको जवाब देने भाई चलो आप हुकूमती पार्टी हैं, मैं तो आई एम न्यूट्रल लाइक हमारी पार्टी का भी, हमारी पार्टी का मतलब है हुकूमत की पार्टी जो भी हुकूमत में है। आप आई एम लाइक लगारी साहब किसी पार्टी में नहीं है, अभी रुक जाए, आपने कहा हमारी पार्टी, हुकूमती पार्टी के बजाय सेट हमारी पार्टी। हुकूमती पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जी आपने क्या सिर्फ उनके जवाब देने या आपने कोई इनिशिएटिव लेने हैं, आपने क्या करिए, हम क्या करेंगे। क्योंकि अवाम हुकूमती पार्टी की तरफ इसलिए देखती है, इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में जनरली हुकूमत में जो पार्टी होती है वो जीत जाती है, इसीलिए कि उनके ऊपर लीवरेज होता है, इनिशिएटिव होता है, लोगों को बताते हैं, उनको फ़ायदा नज़र आता है, हमें फ़ंड मिलेंगे, हमें यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कोई और काम हो जाएगा, जो कह रहे हैं काम को, जब वो भी नहीं उन्होंने किया। उसी तरीके से ये कर रहे हैं, वहाँ जाके आप भी बताएं कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लिए क्या करें, कोई जिक्र नहीं है। बुरहान वानी का था 8 जुलाई को, नोबडी टॉक्ड। आई थॉट कि उस दिन कम अज़ कम या तो सब कहेंगे आज उसकी शहादत का डे है, वो इज़हार यकजहती के लिए हम आज कोई कैंपेन नहीं करेंगे और जलसों में उसकी बातों को बताएंगे व्हाट ही हैज़ डन इट। उसके बाद नई वो आ गया, कौन सा ये शोहदाए कश्मीर, उस पर कोई जिक्र नहीं है, सवाए एक दूसरे की करें। तो मुझे ये अफसोस होता है कि ये हमारी पॉलिटिक्स क्या है। फिर आप कहते हैं कि फौज 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 फौज, आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, आप डिलीवर क्यों ना करें? मैं जरा कश्मीर की कंटिन्यूटी में लगारी साहब से बात करूं। लगारी साहब, पार्टीज के अंदर कश्मीर पॉलिसी का फुकदान है, क्योंकि इल्जामात की सियासत तो नजर आ रही है, उसने कश्मीर भेज दिया, उसने उसके पैसे ले लिए, वो उसमें शामिल था, कश्मीर का सौदा हो गया। इससे बढ़कर मुझे किसी पार्टी लीडर के वहां पे कैंपेन चलाते हुए कश्मीर पॉलिसी बयान करते हुए तो मैंने नहीं सुना। इन दोनों के कंटेंट को देखा जाए बल्कि उस पार्टी को भी मिला लिया जाए, पीपल्स पार्टी, तीनों पार्टी बिल्कुल, अगर इन कंटेंट को मिला लिया जाए तो उसमें एंटी दुश्मन, एंटी मोदी या एंटी इंडिया या उसके रियली जो गासिबाना कब्जा करके जिस बेरहमी के साथ कश्मीरियों को कुचल रहा है, उनकी तहरीक आज़ादी को जिस बेदर्दी के साथ वो कुचल रहा है और जिस तरह गैर दस्तूरी, गैर आइनी, गैर अखलाकी तौर पर उसने उनसे ओनरशिप छीनी है, इसके ऊपर वो कंटेंट जो होगा वो आपको 5% भी नहीं मिलेगा कि ये कहा गया हो कि कश्मीर के ये इश्यूज़ हैं,
اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ میکانزم ہے ہم اور ہم اس طرح ہوتے تو یہ کریں Exactly, وہی گے. کشمیر تو policy انہوں کی نے بات. اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی, نہ کسی نے اس کو اونرشپ دی, نہ کسی نے وجہ بات کیا کی. ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں تم چور ہو, اس نے کہا بھی تم چور ہو, اس نے کہا تم بدمعاش ہو, اس نے کہا بھی تم بدمعاش ہو, اس نے کہا بھی وجہ کیا ہے سر, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا ویژن اتنا بڑا نہیں ہے. لیڈرشپ کا ایک پرابلم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں قائد اعظم کا دور کی جو لیڈرشپ جو بھی تھی, ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے, ان تمام لوگوں کو دیکھیں وہ کتنے بریلینٹ لوگ تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی کے اندر جینٹ پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے, اور اسی طرح سے کانگریس کے اندر بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بڑے نابغہ روزگار لوگ موجود تھے, ایک دوسرے کے ٹکر کے لوگ تھے. اور اتنی بڑی ٹکر کے بعد قائد اعظم نے یہ آزادی حاصل کی. اس کے بعد پھر آئے سہروردی, ایک بڑی لیڈرشپ, بڑی ڈائنامک لیڈرشپ, تو ہم نے نہیں چلنے دیا. ذوالفقار علی بھٹو ہم نے نہیں چلنے دیا. اس کے بعد جو ہے اب آپ آئیں پھر لیڈرز کو تلاش کریں. پھر بھی بھٹو صاحب تک جو ہے ولی خان لیڈر تھے, غوث بابیدن جو لیڈر تھے, مفتی مامون لیڈر تھے, مولانا نورانی لیڈر تھے, نواب نصر اللہ خان لیڈر تھے. کوئی لیڈرشپ کوئی کوالٹی آج کے دور میں, ہمارے دور میں تو انحطاط ہے. میں سوچتا ہوں ذاتیات کے اس گرد شہر گھومنے میں, لگ گئی ہے سیاست. جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب جو مجاہد بریلوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان کے والد صاحب سید الطاف علی بریلوی صاحب جو تھے, وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم ان کو جانتے تھے, ہمیں سمجھتے تھے. ہم مجنو گورکھپوری سے ملتے تھے, ہم شوکت صدیقی سے ملتے تھے, ہم اس شہر کے اندر ایسے ایسے لوگوں سے ملتے تھے جن کے دیکھنے کو لوگ ترستے تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے بہت بونے قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے لوگ بنے ہوتے ہیں. سیاست میں بھی یہ انحطاط آیا ہے, زوال آیا ہے, سیاسی بونے بن گئے ہیں. سیاسی بونے بن گئے. تو کس طرح سے ممکن ہوگا کہ اہم قومی جو امور ہیں اس پر یہ اپوزیشن اور یہ حکومت ساتھ مل کے بیٹھے گی, اگر آپ کا ویژن اتنا چھوٹا ہو گیا ہے اور آپ سیاسی طور پہ بونے ہو گئے ہیں, جو آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے؟ دیکھیں نادیہ, اس کے لیے سب سے بڑا اونس اور رسپانسبلٹیز آف دا گورنمنٹ. لیٹس بی ویری کلیئر. اگر گورنمنٹ پارلیمنٹ کو اہمیت دے گی, پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بھی جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھیں گے اور وہاں جا کے بات کریں گے, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پارلیمنٹ کو اہمیت دیتی ہے. جو میری آبزرویشن ہے, چاہے آپ جب دھرنا تھا عمران خان کا تو اعتراض کی آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی, دے سپورٹڈ پی ایم ایل این, چاہے ان کی اپوزیشن ان کے خلاف تھے, ٹھیک ہے. دین الٹیمیٹلی آپ جائیں گے تو پھر فورسفلی آپ کو پی ایم ایل این کو بھی آنا پڑے گا. سو پارلیمنٹ فعال ہو جائے گی. اب وہاں جائیں, لیجسلیشن کی بات کریں, آپ نے جو مسائل حل کریں. نمبر 2, ایک نیلسن منڈیلا نے, ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, ان سے کسی نے پوچھا what is the difference between a leader and a politician. He said politician thinks about the next elections and the leader thinks of the next generations. قائد اعظم محمد علی جناح جب تقریر کرتے تھے ان کو اردو نہیں آتی, انگلش میں بولتے تھے. لوگ کہتے ہیں کیا سن رہے ہو, کہتے ہیں وٹ ایور از سیئنگ, یہ پتہ ہے ہمارے ٹھیک بول رہے ہیں. دس از دا ٹرسٹ آف اے لیڈر. یہ لیڈرشپ پاکستان میں نہیں ہے. آئی اسٹل فیل ابھی آپ کو ایک لیڈر ملا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ٹیم, اگر وہی بات ہے کہ ہماری ٹیم بہت ساتھ ان کی کمزور ہے, ہماری حکومت کی واقعی ٹیم کمزور ہے, نہیں کر رہی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم کر لیں تو اس لیے لیڈرشپ بہت ضروری ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے, کیسے چلنا ہے. آئی تھنک یہ حکومت کا کام ہے کہ سوچیں اور اسمبلی کو فعال کریں. ٹھیک ہے, میں ذرا مجاہد بریلوی صاحب, جی اچھا ذرا ہم کشمیر الیکشن پہ بھی نکل گئے تھے, بات کرتے کرتے سیاست کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے یہ بتائے گا کہ کشمیر الیکشن پہ, چاہے وہ پیپلز پارٹی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, کشمیر پالیسی پہ, خیر وزیر اعظم پاکستان گئے تھے تو ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی, انہوں نے نریندر مودی کو بھی دوبارہ سے بات ہوئی, بھارت کے اس غازبانہ ایکٹ پہ بھی انہوں نے بات کی, لیکن ادروائز یہ چیزیں ہم وہاں پر کشمیر پالیسی جو دوسری لیڈرشپ ہے, جو دوسری یا تیسری ٹیئر ہے, وہ کشمیر پالیسی کا وہاں پر بات نہیں ہو رہی. نذیر لغاری صاحب کا اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا تجزیہ یہ ہے کہ سیاسی بونے ہو گئے لوگ, ویژن لیڈرز کا کم ہے, لیڈرشپ کا فقدان ہے, کینوس چھوٹا ہو گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مستند فرمایا ہوا لغاری صاحب کا, لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ہم نے کشمیر علاقے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز گئی, اور آپ دیکھیں یہی جو مودی نے کرا کہ وہ کشمیر میں گیا اور اس نے جا کے بنائی, اس سے پہلے کانگریس بھی غلطی کر چکی تھی. اور جب یہ پی ٹی آئی اور پی پی پارٹی اور نون لیگ وہاں گئیں تو
तो फिर यही होना था जो इस वक्त हो रहा है कि आप पाकिस्तानी सियासत। और दूसरी एक बात ये, मेरे ख्याल में मेरा वक्त नहीं है, बदकिस्मती से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो कुछ हमारे यहाँ सरकार है, जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है उसी की गिलगित में और मुजफ्फराबाद में होती है। 2008 में मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस्लामाबाद में, उनकी गिलगित में हुई, कश्मीर में हुई। 2013 में गिलगित में नून लीग की थी, वो इस्लामाबाद में थी, कश्मीर में हुई। पीटीआई की गिलगित में हो चुकी है। मैं नहीं कहता कोई मौजूदा ही होगा, वरना मेरा ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफी की होने जा रही है। अभी तक तारीख तो यही कह रही है नादिया बीबी। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात अब ये हो गया है, दूसरा सवाल आपसे मैं किए रहती हूँ साथ ही, कि इस वक्त जो सियासी माहौल बन चुका है, खास तौर पे जो कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन्स को लेकर, आज जो काबीना का इजलास होता है, वज़ीर आज़म उसकी सदारत करते हैं, उसमें कुछ फैसले होते हैं। एक फैसला मैंने आपसे पहले भी उस पर भी आपके कमेंट लिए, लेकिन उसके साथ अब ये भी है कि पार्लियामेंट को फाल बनाया जाए, जो अहम कौमी उमूर हैं उस पर अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का फैसला भी किया गया है। ये कितना, किस हद तक डूएबल है? आप पार्लियामेंट के फाल होने की क्या बात कर रहे हैं? आज 339 अरकान में से 12 अरकान थे। बजट जैसे मौके पर, यानी ये जो एक मौका था, अगर वाकई अपोजिशन मुत्तहद होती, इमरान खान के 172 वोट थे, अभी तक नहीं पता कि शरीफों के जो है 48 MP MNA कहाँ चले गए। बड़े बड़े अहम मौके अगर आप देखते हैं कि कोरम पूरा नहीं होता। अभी जो सेनेट में आपने देखा कि PTI ने इससे बेशतर बिल बात करा दी कि अपोजिशन लोग या तो चले गए या अब जो भी कुछ खुफिया हाथ में कह दिया उन्हें बाहर भेज दिया। तो सॉरी टू से ये MNA, ये MPA, ये वफाकी रोड नहीं, पार्लियामेंट को भी आप ठीक है, वो आपकी बात, वो आपका शिकवा दुरुस्त है वगैरह कहते हैं, तो ये लोग नहीं, वो ठीक है। पार्टियां लिमिटेड कंपनियां हैं, ये इसके डायरेक्टर और अरकान है। ये वो इलेक्टेड पार्टी का दौर गया जिसमें पहले डॉक्टर मुबशिर हसन होते थे, या अब्दुल हमीद जतोई होते थे, या उधर से अगर वो बोलते थे डॉक्टर शेर अफगन होते थे, या बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन जो होते थे। अब जनाब वो आप कह रहे हैं ना बौने, ये बौने ही बैठे हुए हैं। ये देख रहे होते हैं अहम कौमी उमूर पे अपोजिशन को इस वक्त साथ लेने की लेकर चलने की पोजीशन में है, और अपोजिशन उसके लिए तैयार है, होगी। नादिया, वो क्या हुआ? तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं आया उस कॉन्फ्रेंस में नेशनल सिक्योरिटी की। कभी हुआ है ऐसा? इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनाब मुझे शहबाज शरीफ मैसेज मिला था कि वरना अपोजिशन ने कहा था। तो है नादिया, इस बात पे बैठे हैं आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी वक्त नहीं है। सामने होता तो और ज्यादा वाज़ेह होकर बात करता। लगारी साहब, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि क्या इस सियासी माहौल में अपोजिशन और हुकूमत का साथ बैठना ज़रूरी है? आज काबीना के इजलास में ये फैसला भी हुआ है कि अहम कौमी उमूर पर अपोजिशन के साथ बैठा जाएगा, लेकिन ये डूएबल लगता है आपको आने वाले वक्त में? या अपोजिशन इसके लिए तैयार है? मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने कहा है, अगर हुकूमत संजीदा है तो उसको फौरी तौर पर दूसरी जो पार्टी दस्तयाब होगी वो पीपल्स पार्टी होगी, और जब पार्लियामेंट में आप जा रहे होंगे तो आपके साथ साथ पीपल्स पार्टी जा रही होगी। बाकी रहा PMLN का, PMLN का भी रवैया कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा है पार्लियामेंट के बारे में PTI से। अच्छा, खुद बता रहे थे कि जब क्राइसिस था, धरना दिया जा रहा था, तो जरदारी साहब आ गए थे और उन्होंने कहा चलिए पार्लियामेंट में चलते हैं, और एजाज ने तकरीर की थी। अगर इसी पोजीशन में जरदारी साहब होते तो नवाज शरीफ जो हैं वो परेड कार्ड लेकर खड़े होते, जो एहसन इकबाल साहब यूसुफ रजा गिलानी के दौर में लेकर खड़े हुए थे कि जी आप जो है सजा याफ्ता वज़ीर आज़म, तो वो सजा याफ्ता वज़ीर आज़म का नाम लेकर खड़े होते और हटाने के लिए कोशिश कर रहे होते। वो बिल्कुल दूसरी सूरत हाल होती। मेरा इस पर भी एक मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म को हटाने के लिए आइनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। मैं किसी और तरीक़ाकार को आइनी नहीं मानता। जो आइन में मौजूद है वो वही एक तरीक़ाकार है जिसके तहत वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, या वज़ीर आज़म इमरान खान हो, या वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या कोई भी हो, उसको हटाने के लिए ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है कि आप 42 सेकंड 43 सेकंड की सज़ा सुनाएं और उनको जो है नाहर करार दे दें। वज़ीर आज़म का एक तरीक़ाकार है कि जिसके तहत वो करें। खैर, मैं ये कहता हूँ कि ये जाएंगे, अगर ये पार्लियामेंट को अहमियत देना चाहते हैं, अगर वो इस पर देना चाहते हैं तो उनको यस कहा जाएगा, और बड़ी तादाद में लोग यस कहेंगे, पार्लियामेंटेरियन यस कहेंगे। सर लास्ट मेरे पास 30 सेकंड है, कोई किसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, वन लाइनर्स का दे दीजिएगा। आपको लगता है आने वाले वक्त में अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ मिल बैठेगी अहम कौमी उमूर पर अवाम के वसीतर वफाद? ओनली पॉसिबल अगर गवर्नमेंट सीरियस हो और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक दफ़ा वैसे भी नेशनल डायलॉग की भी बात कर लें, देयर इज नो हार्म। आप इनवाइट करें,
نہیں آتے ان کی مرضی ہے. آپ تو انوائٹ کریں ایز اے لیڈر آف گورنمنٹ. فلور آف دا ہاؤس انوائٹ تو کیا نہیں دیکھیں انوائٹ کرنا اور بات ہے, پھر ان کی ٹیم ہونی چاہیے 3-4 منسٹر کی جن کے نیگوشیشن اسکلز ہوں, وہ جا کے ان کو کنونس کریں, بجائے اس کے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور پھر ٹی وی آپ کے سے کچھ اور. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب. لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجاہد بریلوی صاحب کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے. مختصراً یہی کہ سیاست کریں لیکن سیاست جو ہے وہ نیشنل ایشوز کو کمپرومائز کہیں نہیں ہوگا, نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.